Yes, good morning. So in the previous classes हमने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ जो आपका पेपर है वो स्टार्ट किया था. पहले हमने कोर्स डिस्कस किया था. हमने दो पार्ट में डिस्कस करना है. आपके दो पार्ट्स हैं 40-60. ठीक है, 40 मार्क्स बिजनेस एनवायरनमेंट जो आज न्यू स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए हो जाएगा. एंड जो पार्ट बी है लॉ का, दैट इज द मेजर पोर्शन. बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ 60 मार्क्स. सो हमने बात की कि हम 60 मार्क्स का जो पोर्शन है पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यही आपका ब्रेड एंड बटर है. एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका ये बेस रहेगा. जिस बच्चे को लॉ ये नहीं पढ़ना आएगा सर, उसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, राइट. सो दैट्स व्हाई फोकस शुड बी ऑन दिस पोर्शन, दैट इज लॉ. इसका मतलब ये नहीं है 40 को छोड़ देना है. 40 को भी पढ़ना है, बट उस पर इतना एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिंपल है कंपैरेटिवली जो लॉ है. ठीक है, चलें जी आगे. फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट बी जो हमने पढ़ना है उसका कोर्स हमारा क्या रहेगा. ये सारा कोर्स मैंने आपको डिस्कस किया था. देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू लॉ, जैसे दैट इज सोर्स ऑफ लॉ. चैप्टर का नाम है, देखो आपको जो नोट्स मिले हैं आज उसकी हेडिंग क्या डली हुई है, ठीक है ना. बट हमने इंट्रोडक्शन टू लॉ में जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था वो आपके नोट्स में नहीं है, क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं था बेटा. कोर्स का पार्ट आज से स्टार्ट होगा, राइट. वो चीजें यहां तक जो आपका चैप्टर स्टार्ट होना है वहां तक पहुंचने का एक रास्ता थी. सो दैट्स व्हाई हमने पहले उस बेसिक को डिस्कस किया था. और ये बेसिक है ना बेटा, चाहे आप फाउंडेशन में लॉ स्टार्ट करेंगे, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में लॉ स्टार्ट करें, चाहे आप प्रोफेशनल में लॉ स्टार्ट करेंगे, हर जगह पे हर टीचर को ये देना मैंडेटरी है. ये जब तक टीचर ये नहीं बताएगा इसका मतलब उस टीचर को भी नहीं आता. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक विद यू पीपल, ठीक है. सो ये बताना बहुत जरूरी है हर टीचर को, ताकि हर स्टूडेंट को, और ये क्योंकि स्टेज वाइज भी बताना जरूरी है. क्योंकि क्या होता है कि हम अभी जैसे पढ़ रहे हैं, अभी ताजा है, फिर 6 महीने बाद जब हम 1 साल बाद जब हम एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का गॉड गिफ्ट है. मतलब हम गजनी है, हम भूल जाते हैं. हमारे पास एक आंसर होता है कि हम भूल गए, राइट. तो इसीलिए टीचर को फिर जगाना पड़ता है, आपको याद कराना पड़ता है. दैट इज द थिंग. हाँ, उस टाइम पे हो सकता है आप लोगों को पुरानी बातें याद आ जाए. हाँ, एक पुनीत सर होते थे जिन्होंने हमें ऐसा कुछ बताया तो था, ठीक है. सो प्लीज ये चीजें सबको ध्यान होनी चाहिए. आई होप सो आपको याद रहा होगा, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात की थी 26 जनवरी 1950 सर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर इफेक्टिव हुआ था, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमने डिस्कस किया था. इट इज मदर ऑफ ऑल लॉज. इट इज मदर ऑफ ऑल लॉज, यानी एवरीथिंग जो भी लॉ है हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, राइट, इट इज गवर्न्ड तभी होगा जब हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगी. हम कोई लॉ अपनी मर्जी से नहीं बना सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अप्रूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अप्रूवल होना चाहिए. दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो भी लॉ उसका ओरिजिन कहां से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट. एंड ये जो भारत का संविधान हिंदी में बोलते हैं, इट इज द बिगेस्ट लॉ, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया था. एंड इसमें मैंने ये भी बताया था कि इट इज ऑल रिटन, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, लिखा हुआ है. बहुत मेहनत लगी थी कट कॉपी पेस्ट करने में, लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ. हमने यूएसए का लॉ, हमने ब्रिटिश लॉ एंड हमने कनाडा का लॉ अभी बाद में, ठीक है. कनाडा का लॉ हमने क्या किया, हमने उसको मर्ज किया और अपने भारत के अकॉर्डिंगली, इंडिया के अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई किया था, राइट. फिर हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए हाउ मेनी पिलर्स आर देयर, 3 पिलर्स आर देयर. 3 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेसिकली अ बुक, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चलाएं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भैया 3 पिलर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, राइट. एंड देयर आर 3 पिलर्स. फर्स्ट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, सेकंड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज कॉल्ड जुडिशरी. There are 3 pillars of constitution और सबका काम, everything is defined by the constitution itself. हर एक पावर, सब चीजें किसने डिफाइन कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखी है. फर्स्ट पिलर है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी. फटाफट से रिकैप दो इसको. लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ. वेरी गुड. जो लॉ मेकिंग बॉडी है, हु मेक्स द लॉ, लॉज को हम बोलते हैं लेजिस्लेशंस. यानी लॉ बनाने वाली जो बॉडी है, ऑर्गन है हमारी कंट्री में, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं. डिफरेंट तरीके से आप लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं. हु मेक्स द लॉ. सेकंड, अब लॉ तो बन गया, अब लॉ को इंडिया के ऊपर क्या करना था, एप्लीकेबल करना था. तो हमने सर दूसरे ऑर्गन की बात की और उसका नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव कौन है, हु एग्जीक्यूट द लॉ, इंप्लीमेंट द लॉ. किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, पूरी हमारी सोसाइटी के ऊपर, कंट्री के ऊपर. लॉ
अप्लाई करने वाली जो बॉडी है, इंप्लीमेंट करने वाली, एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडी है, वो कौन सी है? एग्जीक्यूटिव। थर्ड, अब आपको पता है लॉ तो टूटने के लिए बनते हैं, लॉ ब्रेक होगा, कोई लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो सर थर्ड पिलर है दैट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है हु इंटरप्रेट द लॉज, लॉज को इंटरप्रेट का मतलब मैंने बताया था कि सर जो चीज हैपन हो रही है उस पे जो लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कितनी सजा होगी, वो सारा काम किसका है? जुडिशरी का। और हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी जुडिशरी किस फॉर्म में है? कोर्ट्स की फॉर्म में है। तो ये तीन पिलर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बट ये सीक्वेंस वाइज ही लर्न करना, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, और लॉ का इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होगा तब तक लॉ ब्रेक होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? सो दैट्स व्हाई दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फर्दर हमने नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करना शुरू किया था कि सर ये टाइम तो बात की बात है, लेजिस्लेचर, हमने लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था हमारी कंट्री फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चे? पावर्स आर डिवाइडेड, राइट? कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल लेवल पे यानी पूरी कंट्री एज अ होल के लिए है, एंड कुछ पावर्स हर स्टेट वाइज होती हैं। दैट्स व्हाई हमारा जो लेजिस्लेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट या इसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में सर हम बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। तो मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट भी लॉ मेकिंग बॉडी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ मेकिंग बॉडी है। When the parliament makes the law, it is applicable on whole of India, पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। एंड जब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उसकी पावर स्टेट तक रहती है। तो सर कौन सा लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, कौन सा लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, ये सब कहां डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा शायद, कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारे शेड्यूल्स भी होते हैं। एक शेड्यूल 7th है, वहां पे डिफाइन, आपने लिस्ट सुनी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, नाम सुने हैं? तो अगर नाम सुने हो, आगे एग्जीक्यूटिव में काम आएगा, उसका आपके फाउंडेशन में काम नहीं है, बट स्टिल आप सुन लो। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी चीजें लिस्ट में दी हुई हैं, ठीक है, जो ये लिस्ट होती है ना, इन लिस्ट के लिए में जो मैटर्स होते हैं, बहुत सारे मैटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उन मैटर्स को बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री। जर्नल एंट्री नहीं, एंट्री, एंट्री नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट का मतलब है सर उसमें जितने भी मैटर्स हैं उसमें डिफाइन किया हुआ है, उस पे, उन मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर किसको होगी? पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं उस पे लॉ बनाने की पावर किसको होगी? स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी सब कुछ डिफाइन है, हमें कुछ अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मर्जी की सरकार नहीं है सर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना। एवरीथिंग, सोचो एवरीथिंग इज रिटन, तभी तो इतना टाइम लगा था लिखने में। क्या चीज कहां पुट करनी है, क्यों करनी है, उसके रीजंस, ये वो सब चीजें सोच के उन्होंने लिखा होगा। कितनी पावर किसके पास रहनी चाहिए, किसकी पावर, हाँ ये बात पक्की है, पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होगी एज कंपेयर टू स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर स्टेट लेजिस्लेचर से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरे कंट्री के ऊपर लॉज एप्लीकेबल करती है और लॉ बनाती है, ठीक है। तो ये हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने ये भी बात की थी, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा, अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा। सेम स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 है, विधानसभा एंड विधान परिषद, राइट। इसके बारे में हमने काफी चीजें एक्सप्लेन की थी। एवरीथिंग आई होप सो आप लोगों को लर्न होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं डोंट वरी, जो पिछली 2 क्लास हैं उसका मैं आपको बैकअप दिलवा दूंगा, पूरा प्रॉपर क्लास का बैकअप, ताकि आप लोगों को पूरी क्लास कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी शॉर्ट में मैं आपको रिकैप कर रहा हूं, जो पिछली 2 क्लासेज हैं, जो भी क्लास हुई है, आपको बैकअप अभी मेरे से बात करेंगे वो क्लास के बाद आके, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा सारा, ठीक है। ये चार्ट समझ आता है सबको? एवरीथिंग इज देयर नाउ। देन उसके बाद हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की थी। एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन, किस फॉर्म में है? गवर्नमेंट की फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया था, एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, आप अब सीएस के स्टूडेंट हो गए हैं, लॉ के स्टूडेंट हो गए हैं, तो नॉर्मली एक आम आदमी को पूछो ना लॉ बनाता कौन है, तो सर हम बोलते हैं गवर्नमेंट। लॉ गवर्नमेंट नहीं बनाती है, एज अ जनरल रूल, एक्सेप्शनल केस में बनाती है, हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, बट एज अ जनरल रूल लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। गवर्नमेंट का काम, दैट इज एग्जीक्यूटिव का काम, लॉ को इंप्लीमेंट करना होता है। सरकार का काम लॉ को इंडिया के ऊपर या स्टेट के ऊपर एज द केस में भी अप्लाई करना होता है। तो गवर्नमेंट का काम लॉ को फॉलो करवाना है, लॉ बनाना एज अ जनरल रूल नहीं। ये पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। जो एक आम आदमी है जिसको नहीं पता, पूछ के देख लेना सर, उनको सबको यही लगता है कि लॉ कौन बनाता है? मोदी बनाता है। मोदी लॉ नहीं बना रहे सर, मोदी लॉ को क्या कराते हैं? इंप्लीमेंट कराते हैं एज अ पीएम। हाँ, एज अ लेजिस्लेचर
अगर वो है वहां पे तो, और मैंने आपको इलेक्शंस के बारे में सारा इन 2 क्लासेस बताया था, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पूरी प्रॉपर क्लास उनको करनी है, वो मैं बता दूंगा, बैकअप दूंगा, जिसमें आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा, जिन जो ये बच्चे बैठे हुए 1-2 क्लास पहले के, ठीक है। बट एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट कराना। मार्क माई वर्ड्स, ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब ये ऐसे होना चाहिए आप लोगों को, तभी एक डिफरेंस नजर आएगा एक सीएस के स्टूडेंट में और एक 12th के स्टूडेंट में। अब आप सीएस के स्टूडेंट हो गए और 12th के स्टूडेंट नहीं हो, 12th पास हो गई, बस पास्ट है वो, जितने मार्क्स आ गए, किसी के 80 आ गए, 90 आ गए, 50 आ गए, हार्डली मैटर्स टू मी, मुझे क्या, किसी को भी मैटर नहीं करता। अब मैटर क्या करेगा, परफॉर्मेंस आपकी सीएस फाउंडेशन की, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव को भी हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, 2 पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल का मतलब पूरी कंट्री के लिए, स्टेट का मतलब पर्टिकुलर स्टेट के। तो ऐसी हमारी फिर अगेन फेडरल सिस्टम की बात की थी हम लोगों ने, तो हमारी कंट्री में 2 गवर्नमेंट है बच्चे, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री होती है, पैरेलल होती हैं, लेकिन उनकी पावर क्या होती है सर, डिफरेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उनकी पावर पूरी कंट्री के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट में जितनी मिनिस्ट्रीज होती है उनकी पावर पर्टिकुलर स्टेट तक होती है। और ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उन सबके अपने अपने हेड होते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री के हेड को क्या बोलेंगे, होम मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्ट्री होती है, रेलवे मिनिस्ट्री के हेड को क्या बोलेंगे, रेलवे मिनिस्टर। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? सो ये मिनिस्ट्रीज हैं, पैरेलली स्टेट में भी चलती हैं, अलग उनके भी अलग। एंड मैंने आपको इलेक्शंस के बारे में बात की थी, इलेक्शन कभी भी गवर्नमेंट के नहीं होते, इलेक्शन लोकसभा के होते हैं या विधानसभा के होते हैं, राज्यसभा के नलायक, ठीक है ना, यही गलतियां होनी है, इमोशनल, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जीक्यूटिव कैसे फॉर्म्ड होती थी हमने लास्ट क्लासेस में सारा डिस्कस कर लिया था। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी नहीं बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर। ये एक सीट होती है जिसके ऊपर जो भी बैठता है वो उसका नाम आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। एंड आपको पता है सेम पैरेलली स्टेट गवर्नमेंट के हेड को हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, सीएम बोला जाता है, सीएम, ठीक है। तो यूपी का सीएम कौन है? थोड़ा ऐसे आंसर दे रहे हो तुम तो यार, तुम्हारे दोस्त हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो यार, है? कौन बोला था? योगी जी बोल देते यार, ठीक है। ढोंगी जी, ऐसे मत बोलो यार। अच्छा, वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? तेरी, बिहार के नीतीश कुमार। अच्छा, एक मिनट, बरखा बताएगी जम्मू एंड कश्मीर के सीएम कौन है? एक मिनट, पांडे जी, लिटिल स्नैपचैट, गूगल, है ना। कनिका नहीं पता, प्रिया गुड, हैं जी। अच्छा, पीछे बेटा पता ही नहीं? हाँ भाई, आदित्यनाथ जी किसने बोला था? हाँ बता बेटा। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस टाइम पे कोई सीएम नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के। इस टाइम कौन सा रूल है? प्रेसिडेंट रूल। इससे पहले बरखा का आंसर करेक्ट था, महबूबा मुफ्ती थी तब, ठीक है ना। उन्होंने रिजाइन दिया है अभी, ठीक है ना, तभी। और सरकार रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि बीजेपी ने अपना सपोर्ट क्या कर लिया था, खींच लिया था। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो 2 क्लास, उनको याद होगा, मैंने सारी चीजें आपको समझा रखी हैं, राइट, कि कैसे पार्टीज, कैसे सरकार बनती है, वो सारी चीजें बता रखी हैं। सो ये जानना वो इस टाइम पे। और इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया था ना, जनरली हमारा फेडरल सिस्टम होता है ना, लेकिन इन सम केसेस में क्या हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम। तो जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम यूनिटरी सिस्टम है, सारी पावर्स प्रेसिडेंट रूल लेवल। इसका मतलब वहां पे इस टाइम गवर्नमेंट ऑपरेटिव नहीं है। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट समझ आते हैं सबको? आई थिंक हमने सिर्फ यहीं तक ही पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था? देख लो, चेक कर लो, पक्का? ये तो सब हमने बताया था। हमने जुडिशरी के बारे में कुछ बात की थी? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, लिटिल भी नहीं। सोच लो, फर्स्ट डे तो बताया था ना मैंने। चलो उस फर्स्ट डे वाली बात को ना दोबारा से रिपीट करते हैं और जुडिशरी के ऊपर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हमारे तीनों पिलर्स खत्म हो जाएंगे एंड हमारा ये इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो आपके पास नोट्स है ना बच्चे, ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड जो पिलर था जुडिशरी, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात करते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।
जुडिशरी के बारे में मैंने बताया था, जुडिशरी हमारी जो है इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट्स है, कोर्ट्स की फॉर्म में। अगेन यहां पे भी फेडरल सिस्टम की मैंने आपको बात की थी, मैंने बताया था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने बात की थी हाई कोर्ट की, हमने बात की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हमने बात की थी लोअर कोर्ट्स की। याद करो, याद होगा। और मैंने आपको ये बताया था इतना जो है ना, इतना पोर्शन ये हर स्टेट वाइज होता है। वेरी गुड, हर स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में आपको ये कोर्ट्स नजर आएंगी। लेकिन मैंने ये बताया था कि सर यहां पे सर जो हायरार्की होती है नीचे से ऊपर की तरफ होती है, ऊपर से नीचे नहीं होती है कि मेरा मन करे मैं हाई कोर्ट में सीधा चला जाऊं, मेरा मन करे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मैंने ये बताया था कि जब भी केस होगा मिनिमम कितनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड, 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड। भैया हम अपने ऊपर थोड़ा ना केस कर देंगे, राइट। तो उसके लिए कितनी पार्टीज की जरूरत है, मिनिमम बोलते हैं 2, सिर्फ 2 ही थोड़ा ना, 4 में भी तो हो सकता है, 10 में भी तो हो सकता है। तो मिनिमम कितनी पार्टी चाहिए, 2 पार्टीज। एंड इसमें उन 2 पार्टीज के हमने नाम भी बताए थे आप लोगों को। वेरी गुड, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये 2 पार्टीज होती हैं बच्चे। प्लेंटिफ, प्लेंट वर्ड है बेटा, प्लेंट, ठीक है ना। प्लेंटिफ में जो वर्ड आ रहा है प्लेंट, प्लेंट वर्ड का मतलब है कंप्लेंट। तो प्लेंटिफ कौन होगा, अ पर्सन हु मेक्स द कंप्लेंट, यानी जो कंप्लेंट करेगा। कहां कंप्लेंट करेगा, कोर्ट में, कि भैया मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे को न्याय चाहिए। तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्लेंटिफ, ठीक है। अब ये एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 1 तो चाहिए। ये प्लेंटिफ, और एक कौन चाहिए, डिफेंडेंट। हु इज डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट। हु हैज टू डिफेंड, अपने आप को बचाना होगा, जिसको दैट पर्सन इज नोन एज डिफेंडेंट। अब इसमें कोई भी हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकता है इसमें। यू कैन से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में कौन हो सकता है, कोई भी। इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी, किसी के अगेंस्ट भी केस आप कर सकते हैं जहां पे आपको पता है कि सर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, राइट। तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर द 2 पार्टीज। और मैंने ये बताया था जनरली जो हम बात करें एज अ जनरल रूल, सर जब भी हम बात करते हैं केस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, लोअर कोर्ट से, राइट। एंड ये स्टेट वाइज बात कर रहे हैं, तो लोअर कोर्ट में पहले केस जाता है बच्चे, और जब लोअर कोर्ट में केस जाता है उसकी सुनवाई होती है, हियरिंग होती है। एंड अगर केस, अब मैंने आपको बताया था कि सर केस की जो रिजल्ट आता है, केस में जो जजेस डिसीजन देते हैं वो प्लेंटिफ के भी फेवर में दे सकते हैं, डिफेंडेंट के भी फेवर में दे सकते हैं। लेट्स से प्लेंटिफ के फेवर में केस आ गया, प्लेंटिफ के फेवर में केस आ गया, फेवर मतलब उसके फेवर में डिसीजन आया, तो सर यहाँ पे अगर राइट टू अपील एप्लीकेबल है, राइट टू अपील का मतलब कि हम उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाके दोबारा केस कर सकते हैं इसके ऊपर। यानी लेट्स से उस डिसीजन से डिफेंडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उस डिसीजन से डिफेंडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही हैज अ राइट टू अपील, देन ही गोज टू द हायर कोर्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो उससे ऊपर वाली कोर्ट में चला जाएगा। किसके अगेंस्ट जाएगा, जो लेट्स से इनके नाम लिख लेते हैं, ए बी। पहले कौन गया था, ए, किसके अगेंस्ट गया था, बी के। रिजल्ट किसके फेवर में आया, ए के। तो अब कौन जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कौन जा रहा है, बी। नाउ बी बिकम्स द प्लेंटिफ। अब बी क्या बन गया, प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट कौन बन गया, ए बन गया। यानी सर ये जो आपकी जो सिचुएशन है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। भाई लेट्स अभी बता, अभी क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे इसका मतलब होता क्या है कि अगर कोई प्लेंटिफ है और कोई डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, जो कंप्लेंट कर रहा है। डिफेंडेंट का मतलब जिसके अगेंस्ट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे लोअर कोर्ट में प्लेंटिफ ए थे और बी डिफेंडेंट थे, एंड ए ने बी के अगेंस्ट केस किया, ए जीत गया, बी उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो, और राइट टू अपील अलाउड है, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब बी जाएगा, ए तो नहीं जाएगा ना, ए तो जीत गया, ए क्यों जाएगा दोबारा केस करने, ठीक है ना। तो बी जो है, बी जा रहा है। अब बी क्योंकि किसके अगेंस्ट जा रहा है, ए के, ठीक है। तो इस केस में बी बिकम्स द प्लेंटिफ एंड ए विल बिकम द डिफेंडेंट, राइट। तो ये जो मतलब पोजीशन है ना प्लेंटिफ डिफेंडेंट वाली, इट कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर राइट टू अपील अलाउड है तो, कई बार राइट टू अपील अलाउड नहीं होता, तो फिर उसी डिसीजन से आपको सेटिस्फाई होना पड़ता है, आप और कहीं जा नहीं सकते।
इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब ये कैसे पता चलेगा अपील अलाउड है या नहीं? सर एलएलबी जब आप करेंगे फ्यूचर में, जब आपको टाइम मिले जरूर करनी चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, सीएस का एलएलबी के साथ बहुत अच्छा पैकेजेस मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले सीएस के ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि एलएलबी करना जरूरी है, बट एलएलबी इज एन एडिशनल डिग्री। मेन आपकी डिग्री कौन सी रहेगी? सीएस की, और सीएस करके ही बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एलएलबी करनी पड़े, बस वो ही है कि थोड़ा सा डिग्री का एक पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है, कोई चीज ऐड होती है तो नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं होता। बट आज की डेट में एलएलबी अगर करनी है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से, ये चौधरी चरण सिंह वगैरह से करने का कोई फायदा नहीं है, वहां तो कुंजियां पढ़ के पास हो जाते हैं, वो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छी जो है ना, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो तो चलो आगे बात की बात है। सो यहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, यस आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब पूछो बेटा। बी को नहीं, देखो ऐसे होता है, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। जो आपका क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये ना हमारा एरिया नहीं है उसका, हमारा कॉर्पोरेट लॉस का फील्ड है। ये आप क्रिमिनल लॉस की बात कर रहे हो, सिविल लॉस की बात करो, ये एलएलबी में सिखाई जाती है, बट मैम मेरे को पता है, मैं बता देता हूँ हल्का सा आप लोगों को, ठीक है। होता क्या है, देखो आपने बोला कि सर ए के फेवर में डिसीजन आया, और उसमें डिसीजन ये आया कि बी को आपने इतने साल की सजा कर दी, यही पूछना चाह रहे हो, लेकिन बी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो बी उससे, ऐसा नहीं है कि उसे जेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी को, मतलब बी केस ही नहीं फाइट कर सकता, ऐसा नहीं है। बी के पास सारा राइट है, जेल में बैठ के भी वो केस फाइट कर सकता है। तो जेल तो हो गई, सजा हो गई है उसे, तो बी अब केस फाइट कर रहा है ए के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, बेल हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो बेल पे क्या हो जाता है, रिहा हो जाता है। जैसे सलमान खान वगैरह, तुम्हारे तो बेस्ट एग्जाम्पल, संजय दत्त तो अब फ्री हो गए। संजय दत्त पहले क्या होता था, यही तो होता था, आगे आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपको बताऊंगा मैं वहां पे भी, ठीक ठीक है। एक मिनट, हाँ है, नहीं हुआ तो अलग बात है ना, फिर नहीं होगी हर एक, फिर वही है, लॉ को ना सारे तरीकों से पढ़ना है, सारे तरीकों से। बेल नहीं हुआ तो बेलेबल नहीं है तो रहेगा वो उसमें केस में, तो क्या हो गया, जब जब पेशी होगी हो जाएगा, उसे ले जाएंगे वहां से। उसके भी आप पे केस किसने फाइट करना है, खुद थोड़ा ना करना, उसे वकील ने करना। वकील, आपने अगर मूवीज देखी हो कई जगह पे, तो जब केस फाइट करना होता है और जो वकील होते हैं जेल में जाके बात करते हैं, नहीं करते हैं, उनको अलाउड होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ लिखा हुआ है यार। तुम सोच सकते हो अभी 2 क्लास के बाद, तो सोचो कितना लिखा हुआ होगा। लॉ तो बहुत जबरदस्त है, एक एक वर्ड के ऊपर ना चेंज हो जाते हैं। अभी मैंने बेल वर्ड बोला, एक टर्म होती है पैरोल, डिफरेंट होते हैं, सिखाऊंगा, आगे आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊंगा, PAROLE, पैरोल बोलते हैं, ठीक है। बेल और पैरोल में डिफरेंस होता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम। नॉर्मली हम सब कुछ बेल बोल देते हैं, छूट गया बेल होगी, तो वो अलग अलग चीजें हैं, बताऊंगा आगे, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो अभी पहले ये समझो कि बेस क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। अब अगेन मैं ये समझा रहा हूं, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेट से डिसीजन बी के फेवर में आ गया, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसीजन बी के फेवर में आ गया तो इसको कहते हैं केस रिवर्स हो गया। डिसीजन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स डिसीजन हो गया। सर डिसीजन रिवर्स होगा, क्या ए सेटिस्फाइड होगा? क्या डिसीजन रिवर्स होने से ए सेटिस्फाइड होगा? होगा तो नहीं, लेकिन अगर राइट टू अपील अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर राइट टू अपील अलाउड है तो अब ये कहां जा सकता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जा सकता है, किसके अगेंस्ट जाएगा, बी के। अब मुझे पोजीशन बता दो, हु विल बी प्लेंटिफ अगेन, हु विल बी डिफेंडेंट, दैट इज द प्रोसेस। मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि हमारे कोर्ट्स में चलता कैसे। इवन दो हमारा एज अ कंपनी सेक्रेटरी कोर्ट्स का ज्यादा काम नहीं होता है, बट स्टिल आपको ये हायरार्की पता होनी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मैंने आपको बताया स्टेट तक ये सारी कोर्ट्स होती हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में, जिस भी स्टेट में रहते हो ना, आपने ये कोर्ट्स देखी होंगी, हाई कोर्ट भी देखी होगी अपनी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देखी होंगी, ठीक है, जिला जिसे न्यायालय कहते हैं हम लोग, ठीक है। उससे नीचे लोअर कोर्ट्स होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं, पता भी नहीं चलती। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो ये कोर्ट्स होती है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक। आपने जो मूवी में कोर्ट्स देखी होंगी, देखिए आपने मूवी में कोर्ट्स देखी है, ठीक है, वैसी जो कोर्ट्स होती है ना, वो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट्स नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट्स में तो छोटे छोटे कमरे होते हैं, इससे भी छोटे कमरे होते हैं, इसमें 2 बन जाएंगे, ठीक है, 2-3 बन जाएंगे, छोटे छोटे खोखे होते हैं, ठीक है। वहीं पे एक जज, और वहां पे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बैठे होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम होता है बेटा, लैंडमार्क केसेस होते हैं वहां होता है। ऐसे नहीं होता कि बहुत सारे, वो कौन होते हैं पता नहीं, कौन होते हैं वो, इतने सारे लोग जो बैठे होते हैं मूवी में। देखते हो ना, मूवीज देखी हो, दामिनी मूवी देखी हो, या और बहुत सारी मूवीज देखी हो आप लोगों ने, ठीक है, इतने सारे लोग बैठे, कौन होते हैं, वेले हैं वो। क्यों बैठेंगे, चलता चलता, चल यार मन कर रहा है केस में घुस जाए, थोड़ा घुसा देंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मैं आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ बता दूं, ठीक है। और वो जो जैसे होता है, तो होता क्या है, छोटे छोटे कमरे होते हैं,
उन कंपनीज में जजेस आते हैं, एक टेबल चेयर लगी होती है प्रॉपर सी, ठीक है, और वकील होते हैं, और जो उनके जो वो खुद होते हैं, जो जिनके अगेंस्ट केस होता है और प्लेंटिफ होता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 फैमिली के लोग होते हैं। बस ये होता है खोखे में, और कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बहुत फिर भी हो जाए तो हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट समझ आता है? वो आपने जो पिक्चर बना रखे है ना दिमाग में, वो लोग बैठे होते हैं, हम भी बैठ जाए, मन कर रहा है ना, कॉफी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है, वो लैंडमार्क केसेस होते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं मिलनी, तो वहां पे कुछ स्पेशल एमिनिटीज को, स्पेशल जो लोग हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं या न्यूज रिपोर्टर्स हैं, उनको बुला लिया जाता है, तो वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे थोड़ा नहीं कोई भी बैठ जाएगा, चलते फिरता कोई भी, अभी तू रिक्शे वाला, सभी फिर तो सब अंदर ही बैठे हो, एसी में बैठ जाएंगे आराम से, जब रेस्ट करना चाहिए, केस चल रहा है बैठ जाते हैं। हाँ नहीं, प्रैक्टिकली अभी सीसीडी जो है, अच्छा सीसीडी की फुल फॉर्म पता है? अच्छा, ये तो सबको पता होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीसीडी में नहीं गए? सीसीडी नहीं गए सीसीडी? अरे घबराना नहीं है, उसमें क्या हो गया, 5-7 तो है यार। अच्छा वेरी गुड, चलो चलेंगे, हम पटेल नगर में चलेंगे किस दिन, चलेंगे? हाँ सर, आप ले चलोगे तो हमें क्या, मना तो करते ही नहीं हम किसी चीज को, बुक्कड़ है हम। चलिए प्लीज, तो मैं सीसीडी का भी बताता हूँ एक चीज। अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, उसका ना पंच मार्क है, पंच लाइन जो है ना, अ लॉट कैन हैपन। अभी सीसीडी का भी जाओ ना तो देखना उसके नीचे लिखा होगा अ ए फॉर एप्पल, लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। इस लाइन का मतलब क्या है कि आप उसको, उनका रीजन है ये। आप देखो उनके यहाँ कॉफी कॉस्टली होती है, 100 रुपए के आसपास की कॉफी। किसी को, मम्मी पापा को या किसी को ले जाओ ना, जो पुराने लोग हैं, कॉफी 100 रुपये, बुढ़बा क्या कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है उन्होंने क्या किया, इनका क्राइटेरिया है। एक्चुअली वो ज्यादा कस्टमर्स को नहीं मांगते, वो कहते हैं जो कस्टमर आए। अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी का मतलब है कि आप हमसे कॉफी लो, वहां बैठ के जो करना है काम, बिजनेस जो भी है, आप देखो मैक्सिमम लोग, अगर आप देखें ना, वहां लैपटॉप पे काम करते हुए नजर आते हैं, वो ऑफिस की तरह यूज करते हैं उसको। वहां पे वाईफाई फ्री है मैक्सिमम जगह पे। वाई अच्छा सर, हमें तो पता ही नहीं था। मांगोगे तभी तो, वो थोड़ा ना शोर मचा देंगे आपको, क्यों बजाएंगे वो, वाईफाई वगैरह फ्री होता है। और आपने अगर एक कॉफी ले ली, आप वहां 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, आपको कोई जाने को नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वर्चुअल प्लेस समझते हो, वर्चुअल ऑफिसेस, वर्चुअल का मतलब जो एक्चुअल ऑफिस नहीं होता, ठीक है ना, तो वर्चुअल ऑफिसेस ऐसे यूज करते हैं। सीसीडी को मीटिंग के प्लेस की तरह यूज करते हैं, सीसीडी को वर्क प्लेस की तरह। मतलब कई लोग मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, नोन टू हैं, सीएसीएस हैं, उन्होंने अपने ऑफिस की कॉस्ट ही बचा रखी है। अभी नए नए जो बने थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सीसीडी में जाते हैं, अपना लैपटॉप उठा के, आजकल सब तो साइट पे हो जाता है, ऑन साइट होता है, एमसीए की साइट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वहीं पे बैठते हैं, अपना काम करते हैं 3-4 घंटे का, अपने क्लाइंट से वहीं डील करी और घर आगे बोरिया बिस्तर लेके। आप सोचो, अगर दिन में 300-400 रुपये, 100-200 रुपये दे के आपका ये सारा काम हो गया, आपकी कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अगर आप एक ऑफिस बेयर मिनिमम दिल्ली में रेंट पे लो तो 15-20 हज़ार से कम क्या मिलेगा। फिर उसकी मेंटेनेंस है, छोटू रखना पड़ेगा, पानी पूनी पिलाने के लिए सब कुछ, तो जाके वो 40-50 हज़ार पड़ता है महीने का। इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, वो है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, अपना मजे से 3-4। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सीसीडी को मैं यहाँ क्यों लाया हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देखो आइडियाज हैं। अब लोग इसको मिसयूज, जैसे मैंने बताया ना कि कोई आया रिक्शे वाला आके बैठ गया, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। लेकिन सीसीडी वगैरह को लोग मिसयूज भी करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं, लेना लाना कुछ नहीं होता, उसके वॉशरूम को यूज कर लेते हैं, गर्ल्स खासकर, ठीक है। हाँ नहीं, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं लेना कुछ नहीं है, सीधा गए वॉशरूम और बाहर आ गए। ऐसे ही LIC अब तो खत्म हो गया, LIC के जितने भी ऑफिस होते हैं ना, हमारे दिल्ली में तो बहुत खास होते थे, तो LIC में आप नॉर्मली क्या होता है, कोई पूछता पाछता नहीं है, तो वहाँ ना पब्लिक टेलीफोन लगे होते थे। अब तो सबके मोबाइल हो गए, आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे होता क्या था, लोग मिसयूज करते, कौन मिसयूज करते थे, रिक्शे वाले, ठीक है। कौन मिसयूज करते थे, सो अगल बगल शॉपकीपर्स क्या करते थे, अगर किसी को STD की कॉल करनी है ना, हाँ STD की कॉल करनी है ना, तो STD की कॉल करने वो LIC के ऑफिस में चला जाता था, अपना आराम से आधा घंटा STD की कॉल करो, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और जब उसके उस ऑफिस के बिल आते तो लाखों रुपए के आते थे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता था। तो लोग ऐसे मिसयूज करने वाले बहुत होते। अब धीरे धीरे क्योंकि ये चीजें सब सामने आई, लोगों को स्ट्रिक्ट किया गई, तो यहाँ पे भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आप इतने लोग नहीं होते हैं। आपको टीवी में, इसलिए तो टीवी में जब आप मूवीज देखें ना, तो उसका पहले ही वो डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि इनका रियल चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ताकि नहीं तो उनके ऊपर कोई केस कर देगा
कि आप गलत दिखा रहे हो चीज को। तो इसीलिए पहले टर्म यूज होती है डिस्क्लेमर, अपने आप को बचाने के लिए। आप सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह में भी अगर किसी से पूछोगे ना तो पहले वो डिस्क्लेमर ले लेगा, भैया मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, वो बताएगा जरूर मेरी कोई गारंटी नहीं। तो डिस्क्लेमर वर्ड बोलते हैं, उसके लिए टर्म क्या यूज होती है, डिस्क्लेमर, कि अपने आप को बचा लेना, पहले से ही बता देना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट, स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है, हाई कोर्ट। एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री में कितनी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट ओनली वन। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री की एक ही कोर्ट है। जितनी स्टेट्स उतनी हाई कोर्ट, उतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उतनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगे क्योंकि स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है ये। एंड व्हेन सुप्रीम कोर्ट गिव्स द डिसीजन, सर इसे बोलते हैं इट बिकम्स अ लॉ ऑफ लैंड। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड का मतलब है हमारी कंट्री, ठीक है। तो सर ये पूरी कंट्री किससे रिलेटेड होता है, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं और हर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। बहुत जो मेजर मैटर्स होते हैं डिस्प्यूट के, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए जाते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं। मैक्सिमम जो आपकी पावर्स मिलती हैं आप लोगों को केस करने की, वो कहां तक मिलती हैं, हाई कोर्ट तक। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब मैं जो बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा चीज, ये इन दोनों के लिए कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए। भारतीय अभी जरूरत नहीं है, अभी ले लेंगे, ब्रेक में ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, राइट। ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स होती है ना, सिर्फ इन्हीं में ही होते हैं एक बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में होते हैं बेंचेस। क्या होते हैं, बेंचेस। बेंचेस का मतलब बैठने वाले नहीं, चेयर नहीं। बेंचेस की अगर हम बात करें तो 3 केसेस होते हैं बेंचेस के, 3 केसेस होते हैं, अभी समझाता हूं। फर्स्ट होता है सिंगल बेंच, जिन बच्चों को पता है। सेकेंड डबल, जिनको, एंड थर्ड इज फुल बेंच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना। अब आपको पिक्चर से भी रिलेट कराऊंगा, मूवीज में भी आपने कई बार देखा होगा। सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच, ये सिर्फ कहां चलता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में नहीं होता। सिंगल बेंच, अगर हम बोले कि हाई कोर्ट में सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच का मतलब कुर्सी एक नहीं है। सिंगल बेंच का मतलब है कि सर यहां पे इस हाई कोर्ट में जो डिसीजन होगा वो सिंगल जज लेगा। देयर इज अ सिंगल जज, सिंगल जज, राइट। डबल बेंच का मतलब क्या है, डबल बेंच का मतलब है कि सर उस केस की जो सुनवाई है ना, 2 जजेस करेंगे, डबल बेंच कहते हैं उसको। एंड फुल बेंच का मतलब होता है कि उस केस की जो सुनवाई होगी वो फुल बेंच के पास है। फुल बेंच का मतलब मोर देन 2, 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा। इट कैन बी 5, ऑड में होते हैं नॉर्मली। इट कैन बी 5, इट कैन बी 7, इट कैन बी 9, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द केस। केस कितना सीरियस है, ठीक है सर। तो अब होता क्या है, देखो, अब कोई केस हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में अगर केस जाता है ना, किस बेंच के पास गया, तो वहां डिफाइन है, सिंगल बेंच के पास जाएगा, डबल बेंच के पास जाएगा, या फुल बेंच के पास जाएगा। लेट्स से कोई केस सिंगल बेंच के पास गया, डिसीजन आ गया, ठीक है। अब ये नहीं कि सिंगल बेंच ने कोई डिसीजन दिया तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, आप वो केस किसको रेफर किया जा सकता है, डबल को भी किया जा सकता है, फुल को भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना इतना आसान नहीं है, राइट। तो ये बेंचेस का सिस्टम क्यों है, और केस की सीरियसनेस, क्या सर कोई सीधा केस फुल बेंच के पास जा सकता है, बिल्कुल, केस की सीरियसनेस के ऊपर है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल देता हूं मूवी से। आपने अगर गुरु मूवी देखी हो, मैंने आपको बताया भी था, गुरु मूवी देखे तो बहुत सारे जजेस बैठे थे ना, वो फुल बेंच का केस था। किसका केस था, फुल बेंच का। क्वेश्चन अपने आप ही आना, सर इतने सारे जजेस क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने तो आज तक एक ही देखा है, हमने तो आज तक एक ही देखा है, जज तो एक ही होता है, नहीं, बेंचेस होते हैं। वो कहां होते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जहां पे केस जितना सीरियस होगा बच्चे, उसके अकॉर्डिंगली बेंचेस डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर जो कोर्ट्स हैं वहां पे सिस्टम कैसे, और दैट इज द बेसिक थिंग। मैंने आपको सिर्फ फाउंडेशन लेवल में बेस ही बताया है, इसका एडवांस वर्जन आप थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव में सीखेंगे। मेन आप एलएलबी में कोर्ट्स के बारे में ज्यादा आपके जो चीजें होंगी ना, वो आपका कहां पे आएगा, एलएलबी में, इफ यू डू, अगर आप करेंगे तो। हाँ जी, ये बेंचेस समझ आते हैं बच्चे आप लोगों को, एंड ये पूरा सिस्टम, एवरीथिंग
अपना सब कुछ इनका लिखा हुआ है। तो ये 3 पिलर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। हमने क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी हमने। प्रेसिडेंट कहां पाया जाता है? हाँ जी, प्रेसिडेंट की जो पावर है वो तीनों लेवल पे होती है। ही इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी। यानी सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, और मैं आपको बताऊं ना, आप सबने लेजिस्लेचर का पार्ट सबने सुन रखा होगा। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, आपने सुन रखा होगा। सुना है प्रेसिडेंट का? आपने सुना है लेजिस्लेचर का पार्ट कैसे होता है? आपको पता है ना, कोई लॉ बनना होता है वो एक्ट की फॉर्म में होता है। सुना है आप लोगों ने? एंड वो एक्ट पहले क्या होता है? बिल होता है ना। बिल का मतलब ड्राफ्ट, ठीक है। उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है, लोकसभा में एंड राज्यसभा दोनों में। पहले किस में किया जाता है? मैंने बताया था किसी में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में। मुंह से निकलता है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में भी पहले किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है, किसी में भी पहले, बट दोनों हाउसेस में वो बिल पास होना चाहिए। फिर वो किसकी अप्रूवल के लिए जाता है? प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए। देन ही गोज टू द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट की अप्रूवल के। इसका मतलब जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेंगे उस बिल को, सर वो क्या नहीं बनेगा? एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन लॉ तब बनता है, एक्ट बनने से ही लॉ नहीं बन जाता। एक्ट आ गया, लेकिन उसको क्या किया जाता है? भारत की, इंडिया का एक ऑफिशियल गैजेट है, टर्म क्या यूज होती है? ऑफिशियल गैजेट, उसमें मेंशन किया जाता है। जब तक वो ऑफिशियल गैजेट में मेंशन नहीं होता तब तक वो लॉ नहीं बनता। हिंदी में भारत का राजपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। इसका मतलब एक्ट को ऑपरेटिव करना है लॉ की फॉर्म में, तो उसे किस में मेंशन करना पड़ेगा? ऑफिशियल गैजेट में। सिर्फ एक्ट बना के छोड़ दिया, ऑफिशियल गैजेट में नहीं डाला, तब तक वो लॉ नहीं बनता, ठीक है। तो इन दिस वे प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। नाउ अब हम एग्जीक्यूटिव में बात करते हैं कि हाउ प्रेसिडेंट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। हाँ जी, अगर आपको ध्यान हो तो नॉर्मली लॉ अप्लाई कराने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। लेकिन जब यूनिटरी सिस्टम आता है, आजकल जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो गया है? प्रेसिडेंट रूल हो गया ना। आपके तो लाइव चल रहा है, मतलब प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर मैं बोलूं जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल है, तो ही इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। यूनिटरी है, एग्जीक्यूटिव की तरह तो पार्ट कर रहा है। इसका मतलब वहां पे अब सरकार लॉ नहीं अप्लाई कर रही, तो कौन अप्लाई कर रहा है? प्रेसिडेंट। थर्ड, जुडिशरी। ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है, इट बिकम्स अ लॉ ऑफ लैंड, राइट। लेकिन सर इन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर प्रेसिडेंट की पावर दे रखी है एक। क्या? अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए, लेट से किसी को फांसी की सजा हाई कोर्ट ने दी, टू हैंग टिल डेथ, ठीक है, और वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उस जो हैंग टिल डेथ फांसी की सजा को कम कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम रखा कि नहीं जी हम भी सेम रखेंगे। तो सर इस सुप्रीम कोर्ट के बाद ऐसे केसेस में, ठीक है, एक एप्लीकेशन लगती है जिसे बोलते हैं मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन को हिंदी में बोलते हैं दया याचिका। हम क्या होती है? दया याचिका। कि जिसको फांसी हुई है सर वो अप्लाई करता है, किसको अप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट के बाद? प्रेसिडेंट को, कि सर मेरी फांसी की सजा को माफ किया जाए और उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा एप्लीकेशन अप्लाई किया जा रहा है किसको? प्रेसिडेंट को, तो दिस पिटीशन इज नोन एज मर्सी पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर किसी की पावर है फांसी की सजा को माफ करने की, उसे कन्वर्ट करने की दूसरी सजा में, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो इन दिस वे प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। तो प्रेसिडेंट जुडिशरी की तरह भी काम कर रहा है। आप लोगों को मैं दो एग्जांपल देता हूं, दोनों में से जो भी याद आ जाए आपको, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने वो मूवी देखी है या नहीं देखी, अजय देवगन की जिगर मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, उसके इनिशियल स्टेज की, देखना, बहुत अच्छी फाइट मूवी थी। एंड में अजय देवगन को फांसी की सजा होती है, बट उसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं? माफ कर देते हैं, मर्सी पिटीशन लगा के, ठीक है। ये तो हो गया मूवी की बात। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने कसाब का नाम सुना हो,
और सुना था जिसको फांसी हो गई थी, तो उसने भी मर्सी पिटीशन लगाई थी प्रेसिडेंट के पास रात को, ठीक है, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट ने लेकिन उसकी मर्सी पिटीशन को चेंज नहीं किया था, यानी एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला नहीं जी लटका दो, तो सर उसकी सजा माफ नहीं हुई। तो प्रेसिडेंट के पास राइट है, और ये नहीं कि मैंने मर्सी पिटीशन हमने लगा दी तो इसका मतलब प्रेसिडेंट उसको चेंज करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट बहुत रेयरेस्ट केसेस होते हैं जिसमें वो करता है चेंज, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को सेम रखा है तो सर देयर शुड बी अ रीजन। चाहती तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती थी। तो प्रेसिडेंट बेसिकली अगर हम बात करें बहुत रेयरेस्ट केसेस में सर फांसी की सजा को माफ करते हैं। माफ का मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी सजा माफ हो जाए, माफ का मतलब उसे कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में या कुछ और सजा में, बट सजा तो उसको होती ही होती। इसका मतलब जिसको फांसी की सजा हो रही है कल्प्रिट तो वो है, डिसाइड तो हो ही गया। सजा कम करना राइट है, सजा बिल्कुल खत्म करना राइट नहीं है। मर्सी पिटीशन का मतलब ये, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, लॉ मेकिंग का भी पार्ट है, एग्जीक्यूशन का भी पार्ट है, एंड थर्ड सर जुडिशरी का भी पार्ट है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप इन तीनों पावर्स को अगर एनालाइज करें, इफ यू एनालाइज ऑल द थ्री पावर्स लेजिस्लेचर की, और इसके अलावा लेजिस्लेचर में और भी बहुत सारी पावर है, बट फाउंडेशन लेवल पे आप लोग अभी ज्यादा वो समझ नहीं पाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी मैंने 2-3 क्लास पहले ही पढ़ाया है मैंने उन चीजों को। एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, सुना होगा ऑर्डिनेंस, वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, बट वो आगे आप लोग सीखेंगे, अभी मैं उसको छेड़ नहीं रहा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, इन तीनों जो प्रेसिडेंट की पावर है उनमें कौन सी पावर ऐसी है जो प्रेसिडेंट को अप्लाई करनी ही पड़ेगी, और कौन सी पावर नीड बेस्ड है, जरूरत पड़ने पे नहीं, जो करनी ही पड़ेगी, जो होती ही है। एग्जीक्यूटिव सोचते नहीं ना लायक, लेजिस्लेचर। एक बात बताओ, बिल किस में कन्वर्ट होगा, एक्ट में। कैसे होगा, जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं आएगी। इसका मतलब प्रेसिडेंट तो उसका तो रेगुलर कोर्स हो गया ना वो, लेकिन मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेबल होना इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो क्या प्रेसिडेंट रूल एक रेगुलर फिनोमिना है या नीड बेस्ड है, नीड बेस्ड है, लेकिन लॉ बनाना तो रेगुलर फिनोमिना है। ऐसे ही अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी में भी नीड बेस्ड है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हर एक को थोड़ा ना फांसी की सजा हो जाती है, तभी तो मर्सी पिटीशन लगेगी, राइट। ये चीज, और एक चीज और है, अब हाँ वो बात अलग है, हाई कोर्ट से अगर किसी को फांसी की सजा होती है और सुप्रीम कोर्ट उसे सेम रखती है तो ऑब्वियसली वो बंदा जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो क्या सर वो उसके ऊपर मर्सी पिटीशन लगा सकता है? नो, मर्सी पिटीशन सिर्फ किस पे लग सकती है, फांसी की सजा। तो ये भी नीड बेस्ड है, हर एक को फांसी की सजा थोड़ी ना हो जाती है। फांसी की सजा तो किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है, आपको मालूम है टर्म यूज होती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब रेयर में से भी रेयर। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो ये आपका जुडिशरी है। सो आपसे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं इतनी नॉलेज के बाद, हु हैज मोर पावर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? हु हैज मोर पावर, प्राइम मिनिस्टर और सीएम? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में किसके पास ज्यादा पावर है? अच्छा, पीएम और सीएम में दोनों में कॉमन क्या है? ये मतलब है मिनिस्टर। तुम अंग्रेज हो ना, है ना? एक मिनट, हाँ बेटा, हु इंप्लीमेंट द लॉज? अच्छा, एक चीज तो ये कॉमन आ गई, ठीक है, यस, हेड ऑफ द, यस, वो भी अपने मिनिस्ट्रीज का हेड है और चीफ मिनिस्टर भी अपनी मिनिस्ट्रीज का हेड है। ऐसे बोल सकते हैं इसको, सर ये दोनों अपनी अपनी गवर्नमेंट के हेड हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड है। क्या ये पॉइंट समझ आते हैं? अच्छा, मेजर डिफरेंस क्या है? वो प्राइम है, वो चीफ है। ये है स्टेट का एक ही होगा, कंट्री का एक होगा, नालायक, एक्सेस हो जाता है। डिफरेंस मेजर यही है पावर्स का, कि उस प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर में जो मैक्सिमम पावर्स है, ज्यादा पावर है किसके पास है? प्राइम, क्योंकि वो पूरी कंट्री को संभाल रहा है। चीफ मिनिस्टर में पावर कम क्यों है? क्योंकि वो एक स्टेट को संभाल रहा है। दैट इज द थिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? नाउ एक पॉइंट मुझे आपसे पूछना है, पुलिस, पुलिस का नाम सुना है? देखो, अच्छा, पुलिस कहां आती है? जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। आप बताओ बेटा। सर थाने में, पुलिस थाने में मिलती है। नहीं, क्या नाम है बेटा आपका?
नकुल बताएगा। नहीं, मैं अभी पहले ऊपर की हायरार्की की बात कर रहा हूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, ये पूछ रहा हूं अभी, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें आएंगे। प्लीज, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तेरे को पता है? हाँ बेटे, जुडिशरी। हाँ नकुल, क्या बोल रहा था बेटा? जुडिशरी। अच्छा, अमन एग्जीक्यूटिव, सत्य जुडिशरी। हाँ, जुडिशरी, जुडिशरी। गुड, गुड का मतलब ठीक है, आंसर दे रहे हो। ठीक है या नहीं वो बात की बात है। हाँ बेटा, क्यों? सर वोट कम हो रहे थे एग्जीक्यूटिव के, मैंने इसलिए बोल दिया। दोस्त, उसके फ्रेंड, जुडिशरी। सर हमारे में कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। हाँ, जुडिशरी। अच्छा, ओके। पांडे जी, एग्जीक्यूटिव क्यों? मन कर रहा था, वो एग्जीक्यूटिव में फिट नजर आ रहा है। हाँ बोल, गलत ही तो होगा बेटा, बोल बोल, शाबाश बोल। अच्छा, जो जुडिशरी बोल रहे हैं उनको वो रीजन क्या सोच रहे हैं? कुछ तो बोला है, फट्टा मार रहे हो अक्कड़ पकड़ा बम में वो। हाँ भाई, जुडिशरी बोला था, किस लिए बोला था जुडिशरी? कोई रीजन तो होगा बेटा, आपने जुडिशरी बोला था। पुलिस सजा देती है क्या? डंडे मारती है, वो सजा होती है? ये जो पिक्चरों में देखा है ना, कभी तेरे लठ बजे? बजने में नहीं चाहिए, नहीं एक बज गया ना साफ है मामला। सुने ध्यान से प्लीज, द करेक्ट आंसर इज पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। पुलिस का काम जो गलत कर रहा है ना उसको पकड़ना है, ये ध्यान रख लेना। और एग्जीक्यूटिव को ना लॉ को अप्लाई करना, तो पुलिस लॉ को अप्लाई करवाती है, ठीक है? किसी ने गलत काम किया है, टर्म यूज होती है सस्पेक्ट। क्या टर्म यूज होती है? सस्पेक्ट। तो पुलिस का काम उस सस्पेक्ट को पकड़ना है, पुलिस का काम उस सस्पेक्ट को सजा देना नहीं है। जो आपने देखा है ना कि पुलिस जेल में डाल देती है, जेल में, हाँ वो पकड़ के जेल में डाल रही है, इसका मतलब जेल में डालने का मतलब सजा थोड़ी ना होगी उसको, वो भाग ना जाए इसलिए जेल में डाला गया। लेकिन ये ध्यान रखना, आगे आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिसको भी पुलिस पकड़ती है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसकी कोर्ट में पेशी करनी पड़ती है। उसे किस में पेश करना पड़ता है? कोर्ट में। पुलिस सजा नहीं दे रही है, पुलिस तो सिर्फ काम होता है उसको क्रिमिनल को पकड़ना। अगर कोई भी सस्पेक्ट है, और क्रिमिनल वर्ड बोल नहीं सकते तब तक उसको ये नहीं बोल सकते कि सर तू मतलब तूने ये काम कर दिया है। पुलिस कौन होती है? एंड ये उसका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, आपको पता ना आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14, 15, 16 फंडामेंटल राइट्स गिवन है। तो वो फंडामेंटल राइट में है कि राइट टू प्रेजेंट, यानी कोर्ट के सामने पुलिस को इतने एक पर्टिकुलर टाइम पर 24 आवर्स 48 आवर्स में आपको प्रेजेंट कराना पड़ेगा। तो जो आप बोल रहे हो पुलिस डंडे मारती है और ये करती है, वो कोई सजा देना नहीं होता, वो तो उस टाइम पे अगर कोई भीड़ है, कोई गलत काम कर रहे हो, उसको कंट्रोल में लाने के लिए। जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में देखते हो स्टोन पेल्टिंग होती है ना, कई लोग स्टोन मारते हैं या कोई भी कर रहा है, तो पुलिस अपने बचाव के लिए उनको क्या करेगी? प्यार करेगी, आ बेटा दो मार दे। और गांधी जी थोड़े उनको आंसू गैस छोड़ कंट्रोल करने के लिए, ये थोड़ी ना कि उनको पकड़ के जेल में डाल, ये नहीं बोलेंगे कि तूने करा है, ये काम कोर्ट का है। तो पुलिस इज अ पार्ट ऑफ, सुनना ध्यान से, पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। नकुल, आपने एक आंसर दिया था अभी स्टेट गवर्नमेंट, आपने एक आंसर दिया था स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद आप बोल रहे जुडिशरी, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट कहां नजर आ रही है? एग्जीक्यूटिव में। तो आंसर क्या होना चाहिए था? एग्जीक्यूटिव। और आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट था, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर आती है, बट कई जगह पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आती है। कई जगह का मतलब जहां पे यूनियन टेरिटरीज होती हैं, लाइक हमारी दिल्ली,
दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, आपको पता है। इसीलिए दिल्ली में जो पुलिस का कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए हमारी जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं वो पुलिस के साथ लड़ते भिड़ते रहते हैं। कोई भी क्राइम होता है कहते हमारे अंडर तो है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। पॉइंट समझ आता है? पुलिस नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में, और आप देखें स्टेट वाइज है ना, पुलिस की ड्रेस भी चेंज होती है, वो स्टेट वाइज है। और अगर वो सेंट्रल के अंडर आती है एज अ जनरल रूल तो सबकी ड्रेस क्या होती? अच्छा, आर्मी की जो ड्रेस है वो सेम होती है, नेवी की ड्रेस सेम होती है ना, सबकी सेम सेम होती है। क्यों होती है? तो जो आर्मी वगैरह है ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, एग्जीक्यूटिव्स का ही पार्ट है, ये लॉ को अप्लाई करा रही है। सर वो तो गोली से उड़ा देते हैं। हाँ तो कोई गोली चढ़ा रखे करे, मार दे भाई, हम भी मारेंगे। लॉ को अप्लाई करा रहे, आतंकवाद अंदर घुस रहा है। अब आतंकवादी को पकड़ना काम है, सजा देना उनका काम नहीं है। सजा देने का मतलब कितनी सजा होगी? 6 साल की हो। कसाब को फांसी किसने दिया? कोर्ट ने दिया ना। बात को समझो, हमें ये पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। 18-19 साल के हो गए, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारी कंट्री कैसे चल रही। तो ये 2 क्लासेस से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मामला। पढ़ाई तो करेंगे। और मैंने आपको जो इलेक्शंस के प्रोसेस सारा चीजें बताई थी, आप देखो। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया? सर वेंडर को बोल दिया, सर वेंडर को बोला है, वो भी आएगा, है ना, फिर शुरू करेंगे, ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा, कितनों के घर में ये भी होगा, कईयों के घर तो न्यूज़पेपर भी नहीं आता होगा, तो मम्मी पापा का टाइम होता नहीं होगा कि बच्चा तो क्या करना, पैसे बर्बाद है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो बेटा, बार बार बोल रहा हूं, आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं, और अपने न्यूज़पेपर नहीं भी आता घर में, आज की डेट में आप एस्केप नहीं है। अगर हम बोलते ना हमारे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता जब हम छोटे आपकी एज में होते, तब तो हम बच जाते। लेकिन आपके पास तो मोबाइल है, स्मार्टफोन, एंड स्मार्टफोन इज, नाम ही उसका स्मार्ट इसीलिए, उसमें सारी ऐप्स चलती हैं, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करो, एनडीटीवी, आज तक, जो भी आपने हिंदी के न्यूज़ चैनल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर ना। तो थोड़ा सा व्हाट्सएप से, स्नैपचैट से, इंस्टा से टाइम निकाल के थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लो, नहीं तो न्यूज़ हेडलाइंस उसी में देख लो। आपके पास तो सब कुछ है बेटा, एवरीथिंग। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। और अब आपको ये चीजें पता चली है ना, तो कई चीजें हैपन हो रही हैं हमारी कंट्री में, तो आपको चीजें और बेटर समझ आने वाली है। बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिना पढ़े आप सोचो ना हम CA, CS, CWA कोर्स कर लें सर, और सिर्फ बनने के बाद ही हम सब कुछ, पढ़ाई छूट जाएगी। उल्टा बनने के बाद पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी। पढ़ना पड़ेगा आपको। लॉ में बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो आपको हर बार पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, आप कुछ पूछना? अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ता है। अच्छा, मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहा है, अच्छी बात है। न्यूज़, अच्छा कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है? पढ़ता है, ईमानदारी वाले बताना, मैं पापा मम्मी से पूछ लूंगा। देख लो, इस भरी क्लास में कोई अपना सा ना रहा, 4-5 के अलावा। बाकी सब क्या, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बाद आप ही लोग बिजी हैं मेरे ख्याल से, जो न्यूज़पेपर, मोदी जी भी पढ़ते होंगे बेचारे न्यूज़पेपर, कि भैया मेरे बारे में कितनी बुराइयां लिखी हैं और कितनी अच्छाइयां लिखी हैं। सोचो वो अपने बारे में देखता होगा, अरे मोदी जी खुद को ही देख रहा है, खुद की न्यूज़, है ना। तुम नहीं पढ़ते, बताओ। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ते? कोई रीजन होगा? सर इंटरेस्ट नहीं आता, सर मन नहीं करता। ये क्या होता है? कभी कभार, कुछ कभी कभार नहीं है, रेगुलर। अच्छा, हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, सर कभी कभार। अच्छा, रेगुलर करते हैं ना। अच्छा, दोपहर को लंच भी कर लेते हैं कभी कभी, या रेगुलर? रेगुलर। रात को डिनर भी कर ही लेते हैं कभी कभी। अच्छा, नहाते हम रेगुलर हैं, और बाकी सारे प्रोसेस हम रेगुलर करते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, है ना, और भी जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, क्रियाक्रम नहीं, कार्यक्रम, सब रेगुलर होते हैं। टीवी भी, ये तो फिर भाई न्यूज़पेपर भी उसी का पार्ट है। वो भी कहीं ना कहीं आपके कुरिकुलम का, डेली के शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए। ये मान लो जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मेरे से आज ही लिख लो सर, उसकी 10 से 15%, 20% दूसरों से नॉलेज ज्यादा होगी। अब उसे नकुल ने स्टेट गवर्नमेंट आंसर दिया, अब उसे पूरी चीज नहीं पता, और आज उसकी फर्स्ट क्लास है। न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा, कभी उसी से आया, कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाती हैं चीजें। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और आजकल तो मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर नहीं है, प्रिंट मीडिया नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज कर लो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए। और रिलायंस की मदद से नेट भी ऑलमोस्ट फ्री है ना, कुछ इतना पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं है। पहले तो एक कॉल 10-15 साल पहले कॉल करनी पड़ती थी, मोबाइल को रखा होता था सिर्फ नंबर देखने के लिए, लैंडलाइन से कॉल करते थे काट के।
18 रुपए की कॉल होती थी, 18 रुपीज, 20 रुपए की, सुनना अपने पापा मम्मी से। तो अब तो सब कुछ है बेटा, लेकिन उतना ही हम दूसरी तरफ मूव करते जा रहे हैं। हमें पढ़ाई की तरफ भी अच्छे से रहना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी इन कोर्सेज के लिए, आपको मैं बता दूं। न्यूज़पेपर अपनी, और जरूरी नहीं कि सुबह ही पढ़ना है, आई नो दैट यू आर बिजी, वेरी मच बिजी, सुबह आना है, सब कुछ है, घर जाके तो पढ़ सकते हैं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 10 मिनट, कुछ खाते खाते। जो चाचा चौधरी की बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होंगी, ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ो और बेसिक पढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करो, पहले हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, ठीक है, फिर धीरे धीरे हायर लेवल, इससे आपका ना इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। और फिर एक स्टेज आएगी आप इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ेंगे। सुना इकोनॉमिक टाइम्स? किसी के घर आता है? ईटी। फादर क्या करते हैं? फादर क्या करते हैं? अच्छा, पॉलिथीन की, से नो टू पॉलिथीन्स। क्या कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, वो तो बिजनेस है ना। तो ये पढ़ने बहुत जरूरी है बेटा, न्यूज़पेपर के ऊपर यू शुड हैव फोकस, ठीक है। तो आज अपने अपने सब अपने सिरों की कसम खाओ। सर पे हाथ रखो अपने, एक बार सर पे, दिमाग पे नहीं, खत्म हो जाएगा। ये देखिए, सब अपने सिर के कसम करो कि हम, मेरे मत करना, अपने, ठीक है। बैग तुम्हारे सबके पास है, बुक्स हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं बाई गॉड, ऐसे करते हैं ना, तो हमने बाई गॉड कर लो और प्रण लो अपने आप से, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं 15 दिन बाद फिर पूछूंगा न्यूज़पेपर में कि कितना आप लोग, और देखो सबसे झूठ बोल लेना, मुझसे बोलोगे तो नुकसान में पाओगे। मैं पढ़ लूंगा, किसी को पूछ लूंगा, फंस जाओगे, फिर देख लेना। मैं फेस रीडिंग जानता हूं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ रहा होगा 15 दिन बाद भी मैं पकड़ दूंगा गारंटी के साथ। क्लियर है? तो ईमानदारी से ये चीज को भी अपनी, और ये अभी थोड़ा सा ना आपको हैबिट में टाइम लगे, कोई नई हैबिट बनती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं आजकल। ये भी बेसिक चीजें हैं जो आपको, अब इसी चीजों को समझाने के लिए अलग से ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करनी है, कराएंगे क्या? क्या तुम्हारी कोई शक्ल चेंज कर देंगे? ध्यान रखना। तो आपके एटीट्यूड को चेंज करना है बच्चे, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, कुछ नहीं है। तो ये चीज आप अपने आप भी कर सकते हो, अननेसेसरी पैसे ज्यादा खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा जो पोर्शन था आप लोगों के लिए जो है, इट कम्स टू एन एंड नाउ। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन टू लॉ जो एक्चुअली में चैप्टर है ना, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। एंड सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी नोट्स मत देखना, घर जाके पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ? लॉ की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? आप लोग इतना जो हमने 2, 2.5, 3 क्लासेस कर ली, इससे लॉ के बारे में आप क्या सोचते हो? लॉ क्या होता है? व्हाट इज लॉ? हाँ जी, कोई बताना चाहे लॉ क्या होता है? यस, नकुल कुछ कह रहा है, मैं बताऊंगा सर। नहीं? अच्छा, अमन, लॉ क्या है बेटा? अच्छा, रूल्स। नोट्स में से मत पढ़ो, देख लो, मैं पकड़ लूंगा जब तुम्हारे वर्ड स्पेलिंग आएंगे ना, पकड़ लूंगा नोट्स में से पढ़ा जा रहा है या नहीं। अपना थॉट प्रोसेस बाहर निकालो। आप बताओ बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, आप बताओ बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी नालायक, रूल्स एंड रेगुलेशन। लास्ट क्लास में गायब थी ना, जिस दिन मैंने लास्ट क्लास ली थी, उस दिन छुट्टी करी थी ना, मंडे को ही कह रहा हूं, छुट्टी थी ना उस दिन, करी थी ना। हाँ जी प्लीज। हाँ बच्चे, देखो बेटा, अब आपको देखो ये चीज बिल्कुल करेक्ट पता है। व्हाट इज लॉ इन अ सिंपल सेंस? अब देखो, आपको लॉ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लॉ को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रखा है, बट एक जनरल मीनिंग हम बात करें, व्हाट इज लॉ, तो अभी लिखना मत, मैं लिखवाता हूं, नोट्स बनवाऊंगा सारे। लॉ क्या है? लॉ आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है सर। अब आगे की बातें हमें पता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना, फिर वो हमारा ना लॉ की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। लॉ बनाता कौन है? हाँ जी, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूट का। तो लॉ क्या हुआ? व्हाट इज लॉ? लॉ आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस which are prepared by the legislature and execute by the executive. किसके ऊपर? On the country. That is the definition, that is the basic definition of law. And the purpose, what is the purpose of law?
द लॉ का जो वेरी बेसिक पर्पस, जिसे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ भी बोलते हैं, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉ का जो बेसिक पर्पस होता है, इट इज टू मेंटेन पीस। पीस का मतलब टुकड़े नहीं, पीस का मतलब शांति, ठीक है ना। पीस के दो स्पेलिंग होते हैं, PIECE, PEACE। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, EACE, ठीक है ना। टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ऑर्डर का मतलब होम डिलीवरी वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का मतलब क्या है, व्यवस्था। हिंदी में बोलते हैं शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। व्यवस्था का मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या है, एवरीथिंग। इंग्लिश में बोलते हैं एवरीथिंग शुड बी इन अ ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली का मतलब इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है सर। तो लॉ से, ठीक है, लॉ से हम इन्हीं दोनों चीजों को अचीव करने की बात करें, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अगर लॉ प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारी कंट्री में ना तो पीस होगा ना ही ऑर्डर होगा। ऑर्डर का बेस्ट एग्जांपल है रेड लाइट्स। ऑर्डर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेड लाइट। रेड लाइट जो लिखा हुआ है, लॉ ही तो है वो, ठीक है। रेड लाइट पे रुकना है और चलना किस पे, ग्रीन पे है, ये सब लिखा हुआ, एवरीथिंग इज देयर। तो सर एक बात बताओ, उससे हो क्या रहा है, ऑर्डर हो रहा है ना। अगर कहीं किसी चौक पे, चौराहे पे रेड लाइट नहीं वर्किंग होती तो वहां क्या हो जाता है, जाम लग जाता है। वहां जाम लग जाता है, नहीं लग जाता। तो उसके लिए टर्म यूज होते हैं कियोस। क्या हो गया, कियोस हो गया। तो वो सिचुएशन को नहीं करना हमें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉज चाहिए। तो लॉज आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द लेजिस्लेचर, एंड उसे एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। एंड द पर्पस ऑफ एवरी लॉ इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। क्या ये पॉइंट समझ आता है? दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ, राइट। तो एक बार जरा लॉ के बारे में लिख के नोट्स बनाए फटाफट से। लॉज आर certain rules and regulations, certain rules and regulations which are prepared by the legislature, which are prepared by the legislature, which are prepared by the legislature and execute by the executive, and execute by the executive, execute by the executive, full stop. The purpose of every law, the purpose of every law is to maintain peace and order in the society. The purpose of every law is to maintain peace and order in the society. ऑर्डर के ना ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेना व्यवस्था। ये वर्ड आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना, व्यवस्था का मतलब ऑर्डर, ऑर्डरली मैनर, प्रॉपर मैनर, ठीक है ना। तो सर इसके लिए हमें सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, लॉज आर प्रिपेयर्ड for the purpose laws are prepared for the purpose of every country. Laws are prepared for the purpose of every country. Here country means इंडिया। हम जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इंडिया की। हमें इंडिया की बात करें, हमें और फॉरेन लॉज वगैरह से बात नहीं करनी। हर कंट्री के पर्पस के लिए लॉ बनते हैं, ठीक है। एंड कंट्री टू कंट्री लॉ का जो यू कैन से दैट डेफिनेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। अब मैं आगे से कंट्री वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं आगे से क्या वर्ड बोलूंगा, इंडिया।
ठीक है सर। तो लॉ हर पर्पस के लिए, हर कंट्री के पर्पस के लिए बनते हैं, ठीक है सर। और पर्पस जो है हर कंट्री का सेम है, बेसिक पर्पस सेम है, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये पॉइंट फिनिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका चार्ट बनाओ। अब कितने टाइप के लॉ होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ लॉ। तो लॉ तीन तरीके का हो सकता है बच्चे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ आर ऑफ 3 टाइप्स। लॉ आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड मैंडेटरी लॉ। Second is called prohibitive law. Third is called permissive law. तीन तरीके का लॉ है बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ की 3 कैटेगरी है बेसिकली, मैंडेटरी लॉ, प्रोहिबिटिव लॉ एंड परमिसिव लॉ। अभी लिखना नहीं है, सुनना है। अभी इसका बेसिक आज समझ के ब्रेक करेंगे। मैंडेटरी लॉ, देखो बेटा, लॉ में चीजों को डिफाइन कर रखा है। लॉ में डिफाइन कर रखा है एक्ट। एक तो एक्ट होता है लॉ वाला एक्ट, एक एक्ट होता है काम, ठीक है ना। हम वो काम वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यू डू दिस एक्ट, यू डू दिस एक्ट, वो काम, ठीक है ना। तो इसका मतलब लॉ में 2 तरीके के एक्ट्स को डिफाइन कर रखा है, पॉजिटिव एक्ट्स, नेगेटिव एक्ट्स। पॉजिटिव एक्ट का मतलब कि ये आपको पॉजिटिवली करना है, नेगेटिव एक्ट्स का मतलब ये आपको नेगेटिवली करना है। लेट्स से 2 एग्जांपल देता हूं। करना लेकिन दोनों है, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की पेमेंट, ये एक पॉजिटिव एक्ट है। स्टॉपिंग एट द रेड लाइट, ये एक पॉजिटिव एक्ट है। ये सबको पॉजिटिवली फॉलो करनी है, ठीक है सर। अब मैं कुछ और एक्ट्स के नाम बताता हूं, क्योंकि लॉ की क्लास है, हमें वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। रेप, मर्डर, डेकॉयटी, ठीक है सर। ये कौन सी एक्ट है, पॉजिटिव एक्ट है या नेगेटिव एक्ट है? नेगेटिव एक्ट, राइट। तो लॉ ने इन एक्ट्स को डिफाइन कर रखा है, दीज आर कॉल्ड द नेगेटिव एक्ट्स। ये भी हमें फॉलो करनी है बट नेगेटिवली, यानी लॉ कहता है ये काम आपको नहीं करने हैं। नहीं करने का मतलब भी तो फॉलो तो करना है। क्या फॉलो करना है? कि ये नहीं करना। दोनों में डिफरेंस समझ आता है। टैक्स पे करना है, रेड लाइट पे रुकना है, ये पॉजिटिव एक्ट्स हैं, ठीक है। हमें किसी का मर्डर नहीं करना, हमें किसी की किडनैपिंग नहीं करनी। तो नहीं करना क्या हो गया? नेगेटिव एक्ट्स हैं। लेकिन फॉलो तो इसको भी करना है ना, करने तो दोनों ही फॉलो हैं, राइट। एक पॉजिटिवली, एक नेगेटिवली। पॉइंट समझ आता है? पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो यही डिफरेंस है मैंडेटरी एंड प्रोहिबिटिव लॉ का। व्हाट आर मैंडेटरी लॉ? नाम से क्या पता चल रहा है? मैंडेटरी का मतलब क्या है? देयर आर सर्टेन पॉजिटिव एक्ट्स जो लॉ में डिफाइन किए गए हैं। उन पॉजिटिव एक्ट्स को आपको पॉजिटिवली क्या करना है? फॉलो करना है। वो मैंडेटरी लॉ है, उसे आपको फॉलो करना है। तो मैंडेटरी लॉ में किसको फॉलो करना है? पॉजिटिव एक्ट्स को। अभी अगली क्लास में नोट्स बनवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रोहिबिटिव लॉ। प्रोहिबिटिव लॉ भी फॉलो करने हैं बट ये नेगेटिवली फॉलो। प्रोहिबिटिव का मतलब क्या है? किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना। तो सर प्रोहिबिटिव लॉ में कौन से एक्ट्स को डिफाइन किया गया है? नेगेटिव एक्ट्स को, कि सर ये नेगेटिव एक्ट्स हैं, ये काम आपने लाइफ में नहीं करने हैं। लाइफ में कोई काम, पेरेंट्स हमें कोई काम ना करने को बोलते हैं, तो इसका मतलब वो ना करने का काम भी तो हमें फॉलो तो करना है ना, कि ये नहीं करना, ये भी तो फॉलो करना है। सो दैट्स व्हाई सर जो हमारे प्रोहिबिटिव लॉज हैं, इसमें हमें, प्रोहिबिटिव का मतलब है कुछ एक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रोहिबिट किया गया कि ये आपको लाइफ में नहीं करने हैं, किसी को नहीं करने हैं। और नहीं करने का मतलब है आपको नेगेटिव एक्ट्स हैं, नहीं करने हैं, बट
ये लॉ भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि ये भी आपको फॉलो करना है। तो सर लॉ का मतलब तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। अब ये लॉ कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, मैंडेटरी है, प्रोहिबिटिव है एंड परमिसिव। मैंडेटरी लॉज डिफाइन किनको करता है? कुछ पॉजिटिव एक्ट्स को डिफाइन करता है। सच पॉजिटिव एक्ट्स मस्ट बी फॉलोड इन अ पॉजिटिव सेंस। प्रोहिबिटिव लॉ सर्टेन नेगेटिव एक्ट्स को डिफाइन करता है। सच नेगेटिव एक्ट शुड बी फॉलोड इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन फॉलो तो उनको भी करना है। अब मैंडेटरी और प्रोहिबिटिव में डिफरेंस समझ आता है। अब कॉमन चीज, व्हाट इज द कॉमन चीज, व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन मैंडेटरी एंड प्रोहिबिटिव लॉ? दोनों ही फॉलो करने। और एक बात बताओ, ये दोनों ही फॉलो करने हैं, ये लॉ ऐसा लॉ है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। चाहे वो कोई भी इंसान हो सर, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर उसको भी टैक्स पे करना है तो उसको भी पे करना पड़ेगा। अगर उसको भी सर मर्डर नहीं करना तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दोनों में कॉमन यही चीज है, बोथ मस्ट बी फॉलोड, और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दीज लॉज आर एप्लीकेबल। इवन अगर हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर्स भी आते हैं, ठीक है सर, तो उनके ऊपर, वो हमारी कंट्री में है तो हमारे इन दोनों लॉज को उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर हम यूएसए गए, जस्ट लाइक हम अगर कहीं घूमने गए तो हमें उनके लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमारे मैंडेटरी लॉज, प्रोहिबिटिव लॉ, हाँ कुछ फ्यूचर में हम पढ़ेंगे आगे, जब बड़े आप लॉ पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, तो वहां कई जगह एक्सेप्शंस है, बट हम तो एक जनरल रूल की बात कर रहे हैं कि सर मैंडेटरी एंड प्रोहिबिटिव लॉ जो है सबको अप्लाई करने हैं, सबको फॉलो करने हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? किसी को पॉइंट पूछना हो यहां तक, यू कैन आस्क। ये मैंने 2 के बारे में बताया, बेटा थर्ड नहीं बताया। तो अगर आपसे कोई पूछे मैंडेटरी लॉ क्या होते हैं, व्हाट आर मैंडेटरी लॉ? पॉजिटिव एक्ट्स, ठीक है, वो पॉजिटिवली फॉलो करनी है। प्रोहिबिटिव लॉ किसकी बात करता है? नेगेटिव एक्ट्स, वो भी हमें फॉलो करनी है, लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस कि वो नहीं करनी है, रिस्ट्रिक्ट करता है। थर्ड है परमिसिव लॉ। परमिसिव वर्ड है परमिशन से, परमिसिव, ये इन दोनों के बीच की बात करता है। तो सर इसका मतलब परमिसिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो नीड बेस्ड लॉ है। नीड बेस्ड का मतलब जरूरत पड़ने पे होता है, राइट? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे कुछ हम ऐसी एक्ट करते हैं जिसपे कोई लॉ एप्लीकेबल होता है। तो मैंने पहली लाइन बोली, कुछ ऐसी हम एक्ट करते हैं उस पे कोई लॉ एप्लीकेबल होता है। तो जो लॉ एप्लीकेबल होता है सर, उसे उसी पर्सन को फॉलो करना पड़ता है जो वो एक्ट करता है, सबको वो लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता। इसका मतलब परमिसिव लॉ किसकी बात करता है? परमिसिव लॉ बात करता है उन एक्ट्स की जिसके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होता है, बट वो एक्ट जरूरी नहीं है कि सब लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। आप सब सीएस के स्टूडेंट हैं, क्या सारी दुनिया सीएस कर रही है? क्या सारी दुनिया सीएस कर रही है? नहीं। क्या आपके सारे फ्रेंड सीएस कर रहे हैं? नहीं। तो एक बात बताओ, जो सीएस के लॉ होंगे वो किस एक्ट के ऊपर है? सीएस जो फॉलो कर रहा है। तो क्या ये जो लॉ है सीएस के ऊपर, जो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या पूरी कंट्री के ऊपर सेम एप्लीकेबल हो जाएंगे? किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? जो पर्सन सीएस को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंडेटरी और प्रोहिबिटिव में तो मैंने सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल, दैट इज द डिफरेंस। तो परमिसिव लॉज आर नीड बेस्ड लॉ। सर ये लॉज किसी सिचुएशन बेस्ड लॉ है, उस सिचुएशन के ऊपर लगेंगे। एंड इफ यू, इंग्लिश में बोल रहा हूं आप समझ लेना, इफ यू फॉल इन सच सिचुएशन ओनली देन यू हैव टू फॉलो सच लॉ। इफ यू डजंट, यू डू नॉट रिक्वायर टू फॉलो सच लॉ। फिर आपको इन लॉज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर कोई एग्जाम्पल और दो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे लेट से हमने कोई शॉप खरीदी, सब तो शॉप नहीं खरीदते ना, हमने शॉप खरीदी। अब उस शॉप खरीदने से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, यस और नो? तो किसको फॉलो करनी पड़ेगी? जो ऑनर है। लेकिन हमने नहीं खरीदी तो हमें वो फॉलो नहीं, दैट इज कॉल्ड परमिसिव लॉ। दीज आर सिचुएशन बेस्ड लॉ, दीज आर नीड बेस्ड लॉ। If we fall in such situation, only then we have to follow such laws. It is known as permissive laws. पॉइंट समझ आता है बच्चे? मैंने जो लॉ की लैंग्वेज है ना आपके नोट्स में, उसको मैंने सिंप्लीफाइड
चीजों को समझाया, करके समझाया, क्योंकि अभी आप फाउंडेशन में हो ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय लॉ का समझ रहे हो, एकदम टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल पढ़ाऊंगा तो बेहोश हो जाओगे। तो उसको हमने सिंप्लीफाइड में, आई होप सो ये तीनों अब कौन सा लॉ मैंडेटरी होगा, कौन सा प्रोहिबिटिव होगा, कौन सा परमिसिव होगा, वो तो डिपेंड करेगा जो भी लीगल एलएलबी वगैरह में आपको बताई जाएगी सारी चीजें। बट पॉइंट समझ आता है कितने टाइप के लॉज हो सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ, मैंडेटरी लॉ, प्रोहिबिटिव लॉ, परमिसिव लॉ। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो बस। अगर ये आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा यस आप लोगों ने कुछ समझा है लाइफ में। हाँ जी, ये तीनों तरीके के लॉ हैं, राइट? ये किसने बनाए होंगे? चाहे मैंडेटरी लॉ हो, चाहे प्रोहिबिटिव लॉ हो, चाहे परमिसिव लॉ हो, लॉ बनाने की पावर किसके पास है? इनको एग्जीक्यूट कराने की पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव। अब वो एग्जीक्यूट में, ठीक है, एग्जीक्यूट में कौन सा सेंट्रल लेवल पे है, कौन सा स्टेट लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का रोल आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? हमने पुलिस की बात की थी, राइट? अब जैसे प्रोहिबिटिव लॉ है, मर्डर नहीं करना, ये नहीं करना, रेप नहीं करना, डेकॉइटी नहीं है, ये सब चीजें हैं। अब अगर मान लो किसी ने ये काम कर दिया, उसने लॉ को फॉलो नहीं किया, उसको पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का, राइट? उसको सजा देने का काम किसका है? जुडिशरी का। दैट इज द कनेक्टिंग लिंक। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा एवरीवन। किसी को कोई डाउट यहां तक पूछना हो यू कैन आस्क। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे इसको रिकैप करेंगे और इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे और आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद अकाउंट्स की क्लास में मिलते हैं।